गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब बीडीटी फिजिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज की क्लास में अगेन हम लोग आगे की जो है असाइनमेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 14 का है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा 11 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है, Derive an expression for the potential energy of an elastic stretch spring। इलास्टिक स्ट्रेच स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पे इसको थोड़ा सा डायग्राम से हम लोग समझते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसके साथ कुछ मास m अटैच्ड है और ये फर्स्ट फेज की कंडीशन है। दूसरा हमारा जो है ये स्प्रिंग थोड़ा सा इसकी सपोज करिए अभी एक्सटेंशन क्या है, x है और इसमें एक्सटेंशन ये इसकी लेंथ है x प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या है, y एक्सटेंशन हो सकता है या x लिख सकते हैं या सिंपली इसको y भी लिख सकते हैं। इसकी जो एक्सटेंशन है वो y भी मान लीजिए लिख दी है, ठीक है। अब इसमें आपको निकालना है ड्राइव एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलास्टिक स्ट्रेच स्प्रिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए रिस्टोरिंग फोर्स की अगर हम बात करें इसमें, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, और यहाँ पे इसका मास m है, एक्सीलरेशन सपोज कि इसके अंदर एक्सटेंशन क्या हुआ है, y हुआ है, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये हो जाएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस के वाई। यहाँ पे चाहे तो आप लेट कर लीजिए, k इज इक्वल टू यहाँ पे m इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स आपको ये मिल गया कि यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। दिस इज k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, सपोज करिए कि dy डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर इसमें dy डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क इज इक्वल टू क्या जाएगा, F इंटू डी वाई, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर W तक, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के Y तक। तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो यहां से F के प्लेस पे ये वैल्यूज पुट करिए, क्या हो जाएगा, F को 0 से लेकर के Y तक आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, F माइनस के वाई भी आप लिख सकते हैं या सीधे आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स होगा तो यहाँ पर एक माइनस साइन भी पहले से आ जाएगा। तो माइनस ऑफ माइनस के वाई डी वाई, दिस विल बी इक्वल टू 0 टू वाई के वाई डी वाई, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, के वाई स्क्वायर बाय 2। लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर के y तक, इसके अंदर स्ट्रेचिंग जो हो रही है, क्या जाएगा 1/2 के वाई स्क्वायर या के एक्स स्क्वायर, वॉटेवर कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये वर्क आया वो 1/2 के वाई स्क्वायर होगा। के की वैल्यू आप चाहें तो यहाँ पे पुट कर दें, तो क्या जाएगा 1/2, के की वैल्यू क्या थी, m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। y को हम लोग ए भी लिख सकते हैं 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, a साइन थीटा लिख सकते थे या साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस विल बी द आंसर।
ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ 1/a साइन ओमेगा टी माइनस 1/√b cos ओमेगा टी फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, यानी कि यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड बताना है। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, देखिए एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपके पास सीधे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट इसका कोफिशिएंट प्लस इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/√b का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1/a स्क्वायर, या स्क्वायर नहीं 1/a प्लस 1/b। इनके बीच में फेस डिफरेंस क्या है, π/2 है, तो इसलिए सीधे हम लोग ये लिख सकते हैं दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है, एंड -2ab cos π/2 लिखेंगे। तो π/2 यहाँ पे क्या फेस डिफरेंस क्या है π/2, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट a प्लस b अपॉन ab। दिस विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज ओमेगा एंड आर। क्वेश्चन आपके पास respectively and the displacement x from the mean position if its kinetic energy is t। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या है t है, ये आपको गिवन है। सो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज v, फाइंड द रेशियो ऑफ t एंड v। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी एट x पोजीशन पर क्या हो जाएगी, that is t is equal to half m omega square a square minus x square। उसी तरह से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन x will be equal to that is v is equal to क्या जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है t/v का, तो t/v का रेशियो क्या जाएगा 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे लिखिए 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। दिस विल बी कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर -1, ठीक है। तो t/v का जो रेशियो आएगा वो आपका ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन केसेस गिवन। यानी कि यहाँ पे देखिए दो केस दे रखा है, एक केस आपका ये है, इसको केस 1 कह दें, और ये आपका केस सेकंड है। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, यानी कि फर्स्ट केस की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों का मास सेम है, इलोंगेशन भी सेम होगा, k1 k2 यहाँ पर देखिए अलग है, तो इनके बीच में अगर इलोंगेशन सेम है तो उस केस में रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस k1x माइनस k2x हो जाएगा। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे क्या जाएगा माइनस टाइम्स, या के इक्वलेंट की अगर हम बात करें, ये किसके इक्वल kx के इक्वल होता है, तो माइनस k1x माइनस k2x है। अगर ये माइनस के इक्वल होता है तो अगर यहाँ से हम k इक्वलेंट की बात करेंगे तो बेटा k1 प्लस
k2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट k की वैल्यू आ गई k1 प्लस k2। ठीक है, सो अगर हमें क्या निकालनी है, इसकी क्वेश्चन में दे रखा है फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकालना है, तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी अगर चाहिए तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन m होता है। सो 1/2 पाई अंडर रूट k की प्लेस पे हम लिखेंगे k1 प्लस k2 अपॉन m, दैट विल बी द मास। उसी तरह से सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज x1 और इसके अंदर होगा दैट इज x2। तो अब इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस, दोनों के लिए क्या है k की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या अगर दोनों के लिए k1 k2 अलग दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k1 x1 x1 माइनस k2 x2। ठीक है, तो यहाँ पे जब रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू अगर हम आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे क्या जाएगा 1/k इक्वलेंट, दैट इज यहाँ पे पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो k इक्वलेंट क्या जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2। दिस सिंप्लाइज k इक्वलेंट इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो k1 प्लस k2 हो जाएगा ऊपर अपॉन k1 इंटू k2, रेसिप्रोकल करेंगे तो k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर आप इसका निकालिएगा तो फ्रीक्वेंसी इसका क्या जाएगा, इसको केस नंबर 1 ले लीजिए, इसको केस नंबर 2 ले लीजिए, तो ये क्या जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट k1 k2 अपॉन m इंटू k1 प्लस k2। k की प्लेस पे ये वैल्यू पुट किया तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। दोनों को आप रेशियो ले लीजिएगा तो क्या जाएगा f1 इज टू f2, यहाँ पे हो जाएगा f1 के प्लेस पे आपके पास क्या है 1/2 पाई अंडर रूट m, ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, तो यानी कि आपके पास इसमें बचेगा अंडर रूट k1 प्लस k2 और इसमें आपको बचेगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के, तो ये बन जाएगा क्या स्क्वायर, सो k1 प्लस k2 अपॉन अंडर रूट k1 k2। दिस विल बी द आंसर। Next question, a pendulum of length L is attached with a bob and displaced in a lift. What will be the time period when the lift is having uniform motion upward? Acceleration by A, acceleration downward by A. अलग अलग एक्सलेशन से यहाँ पे देखिए दोनों केस में दे रखा है। यहाँ पे नेक्स्ट है रिस्टोरिंग फोर्स की अगर बात करें या सीधे सिंपल हम पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g होता है। टाइम पीरियड के लिए फार्मूला ये आपका ये होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। अब यहाँ पे कह रहा है कि g जो चेंज हो रहा है कैसे कि g प्लस a, यानी कि फर्स्ट केस में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसके लिए इस केस में आपका यही कंडीशन होल्ड करेगी क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन चेंज नहीं है। इसमें क्या है, इस वाले केस में g इज इक्वल टू g प्लस ए हो जा रहा है, दिस इंप्लाइज t विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g प्लस ए। ठीक है, और इस वाले केस की अगर हम बात करें डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो g माइनस ए हो जाएगा, दिस सिंप्लाइज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के केस में ये कंडीशन होगी, तो ये तीन कंडीशंस होल्ड करेंगी और तीनों के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला ये होगा। नेक्स्ट, टू simple harmonic motions are represented by the following equation. y1 is equal to 10 sin pi by 4 12t plus 1
y2 इज इक्वल टू 5 साइन 3 पाई टी प्लस अंडर रूट 3 कॉस पाई टी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एम्पलीट्यूड का रेशियो आपको निकालना है। तो देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे y1 को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए तो क्या जाएगा, y1 इज इक्वल टू 10 साइन पाई बाई 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपको ये मिल गया। इस वाले केस में अगर हम इसको अगेन सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, तो यहां पे देखिए साइन 3 पाई टी प्लस अंडर रूट 3 कॉस पाई टी है, यानी कि यहाँ पे आपके पास साइन और कॉस के फॉर्म में दे रखा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अगर हम 5 इंटू 2 कर दें अपॉन 2 कर दें तो ये हो जाएगा क्या, साइन 3 पाई टी प्लस अंडर रूट 3 कॉस पाई इंटू टी। 1/2 को उधर भेज दें तो क्या जाएगा, ये 10, ये हो जाएगा क्या 1/2 साइन 3 पाई टी प्लस रूट 3/2 कॉस पाई इंटू टी। इसको लिख सकते हैं 10, 1/2 को बेटा क्या लिख सकते हैं, साइन है, तो यहाँ पे सीधे सीधे अगर हम साइन के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लोग, या कॉस में लिखना चाहें तो कॉस की वैल्यू क्या जाती है, 1 मतलब कि 2 को लिखना है तो इसको कॉस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 साइन 3 पाई इंटू टी प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस में कॉस पाई बाई 6, ठीक है, सॉरी साइन पाई बाई 3, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 3 कॉस पाई इंटू टी। तो अगर हम इसके हेल्प से देखें, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, ये कैंसिल करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास फार्मूला हो गया 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3। तो अगर हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो पहले केस में इसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज a1 इज इक्वल टू 10 और इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा दैट इज a2 इज ऑल्सो इक्वल टू 10। तो रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड दैट इज a1 अपॉन a2 क्या जाएगा, 10 अपॉन 10, दिस विल बी इक्वल टू 1 या 1:1 भी लिख सकते हैं, सीधे a1 इज टू a2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अ सिंपल पेंडुलम विद अ ब्रॉस बॉब हैज अ टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम है, ब्रॉस बॉब है, टाइम पीरियड इसका दे रखा है। ठीक है, तो देखिए नाउ इमर्ज इन नॉन विस्कस लिक्विड एंड ऑसिलेटेड इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1/9 दैट ऑफ द ब्रॉस, फाइंड द टाइम ऑफ द सेम पेंडुलम। टाइम यहाँ पे आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है सीधे, तो मान लिया कि इसकी डेंसिटी क्या है, बी द पेंडुलम एंड रो बी द डेंसिटी। इसको मान लीजिए कि V क्या है, वॉल्यूम है, एंड रो क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, मास कितना है, मास की अगर हम बात करें, मास ऑफ द बॉब इज इक्वल टू V इंटू रो हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम आपकी डेंसिटी होती है तो यहाँ से हो जाएगा। और वेट की अगर हम बात करेंगे तो वेट क्या जाएगा, रो वी जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। बॉइंट फोर्स अगर हम की बात करेंगे यहाँ पे तो बॉइंट फोर्स की बात करेंगे, बॉइंट फोर्स
तो इस पे जो बॉइंट फोर्स लगेगा वो कितना होगा, V रो जी अपॉन 9, ठीक है। करेक्ट, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1/9, सो दैट ऑफ द ब्रश देन बॉइंट फोर्स विल बी इक्वल टू दिस। इफेक्टिव वेट की बात करेंगे, यानी कि नेट वेट, नेट वेट की अगर हम बात करेंगे तो V रो इंटू जी, यानी ये वाला इसका वेट, एक्चुअल वेट, यहां से माइनस हो जाएगा ये वाला जो आपका वेट है, दैट इज V रो जी अपॉन 9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 V रो जी अपॉन 9। तो इसका नेट वेट आपको मिल गया। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, G डैश इज इक्वल टू मास से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, सो 8 V रो जी अपॉन 9 डिवाइडेड बाई मास, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो अब देखिए V अपॉन m, यानी इसको लेकर के आएंगे तो इससे और इससे ये डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 8G अपॉन 9, ठीक है। G डैश की वैल्यू ये आ गई। एक्सेलरेशन टाइम पीरियड आपको निकालना है, तो T इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो 2 पाई अंडर रूट L के प्लेस पे बेटा यहाँ पे क्या रखेंगे, L ही रहेगा, और G के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 8G अपॉन 9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। इसको सीधे हम T इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 9 को बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 3 अंडर रूट L अपॉन 2G, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 पाई अंडर रूट L अपॉन 2G। दिस विल बी द टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या निकालना था, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सेम पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रॉली ऑफ मास 3 kg, एक ट्रॉली है जिसका मास आपको दे रखा है 3 kg है, और यहाँ पे फिगर में कनेक्ट में दे रखा है, ये पूरा सिचुएशन दे रखा है। इसका सॉल्यूशन देखिए कि ट्रॉली ऑफ मास 10 kg, ये फिगर आपको दे रखा है पूरा। यहाँ पे देखिए, अगर ये एक कंडीशन ये दे रखा है, ये आपके 2 स्प्रिंग दे रखे हैं, दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, इसका मास दे रखा है, ठीक है। और ये एक ट्रॉली है, इसमें निकालना है कि इफ द ट्रॉली इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय 5 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड 5 सेंटीमीटर तक इसको अगर मूव किया जाए और रिलीज किया जाए, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द इंस्यूइंग ऑसिलेशन एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रॉली, हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड, कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट के डैश की अगर हम बात करें, इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, के प्लस के, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है, या के डैश को मान लेंगे दैट इज इक्वल टू 2k, ठीक है। मास आपको दे रखा है m इज इक्वल टू यहाँ पे m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 kg, m की वैल्यू आपको गिवन है 3 kg। तो k डैश को लिख सकते हैं 2 इंटू 600 न्यूटन पर मीटर, दैट इज 1200 न्यूटन पर मीटर, ये आपका k यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एनर्जी डिसिपेटेड की बात कर रहे हैं, या सबसे पहले बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो t इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m के प्लेस पे क्या रखेंगे, m के प्लेस पे आपके पास 3 है और इसके प्लेस पे 1200 है, तो ये हो जाएगा 1/400, दैट इज इक्वल टू 2 पाई 1/20, दैट इज पाई बाई 10 सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे बी पार्ट का, तो बी पार्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए स्पीड निकालना है तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सीधे, ओमेगा इंटू ए,
ठीक है, और दिस विल बी इक्वल टू, यानी कि इसकी जो ओमेगा है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से पाई बाई दे रखा है तो यहाँ से ओमेगा आप निकाल सकते हैं, तो ओमेगा क्या है 20 इंटू 5 आ जाएगा, और यहाँ पे ए जो है यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इंटू इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। सी पार्ट आपसे पूछा गया है कि इक्विवेलेंट डिसिपेटेड, कि आपसे कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड एज अ हीट, यानी कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी। तो यहाँ पे एनर्जी डिसिपेट की अगर हम बात करें तो दिस इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, एम आपको मालूम है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे टी इज इक्वल टू दिस, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। तो यहाँ से आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। लाइए हम कर ही देते हैं, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई बाई टी, तो यहाँ पे जाएगा 2 पाई अपॉन पाई बाई 10, तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये जाएगा 10 इंटू 2 दैट इज 20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू, एम्पलीट्यूड आपको दे ही रखा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो 5 को मीटर में कन्वर्ट करके ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 12 kg is suspended by a coil spring of natural length 50 सेंटीमीटर and a force constant 20 सेंटीमीटर। आपके पास ये चीज दे रखी है डेटा पूरा। यहाँ पे देखिए मास गिवन है और क्या गिवन है आपके पास, के की वैल्यू गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, एल दे रखा है, लेंथ दे रखा है। आपको यहाँ से निकालना है क्या, फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए एम इंटू जी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ से आपको निकालना है द पुल फॉर डाउन फॉर द वन, कह रहा व्हाट इज द स्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यानी स्ट्रेच्ड लेंथ की अगर हम बात करें दैट इज एफ अपॉन के, यहाँ से क्या जाएगा एम जी अपॉन के, ये आप कैलकुलेट कर लेना। लेंथ, स्ट्रेच लेंथ की बात करेंगे यानी कि डेल्टा एल की बात करेंगे तो एल प्लस वाई, और यहाँ से एल प्लस वाई निकालने के बाद क्या जाएगा, एल पहले इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपका, आई थिंक 50 दे रखी है, तो एल प्लस और वाई की प्लेस में हम लोग ये लिख सकते हैं भाई एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू वाई होता है, दिस सिंप्लाइज वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा एफ बाई के, यही हमने किया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा एम जी बाई के, और ये एल की वैल्यू, एम की वैल्यू, जी की वैल्यू ये सब मालूम है, इसमें वैल्यूज आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर लगभग ये आएगा 2.06 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये पूरे स्टेप्स बीच के आपको करने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये असाइनमेंट सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका थर्ड पार्ट कवर करेंगे और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट स्टार्ट होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।